गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसमें आज अपना टॉपिक है हृदय की कार्य प्रणाली, फंक्शंस ऑफ हार्ट, या हम कह सकते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। यानी पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि हृदय की किस प्रकार बाह्य संरचना होती है, किस प्रकार उसकी आंतरिक संरचना होती है, और आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हृदय कार्य कैसे करता है, किस प्रकार हम कहेंगे आलिंदों का अनुशीतलन होता है, आलिंदों का प्रकुंचन होता है, कैसे नीलियों में अनुशीतलन होता है, कैसे नीलियों में प्रकुंचन होता है। तो इस हृदय की कार्य प्रणाली समझने के लिए हम इस कार्य प्रणाली को दो भागों के अंदर बांटते हैं। पहला है हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। हृदय स्पंदन का मतलब होता है कि हृदय का लयबद्ध तरीके से संकुचन होना क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन कहलाता है, हार्ट बीट कहलाती है। यानी हम कहेंगे कि मनुष्य का जो हृदय होता है यह पेशी जनित होता है, मायोजनिक होता है, और इन पेशियों के अंदर स्व उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। ये स्वयं उत्तेजित होती है, जिसके कारण हम कहेंगे कि हृदय की जो पेशियां होती हैं उन पेशियों के द्वारा ही इसमें क्या किया जाता है, विभव उत्पन्न किया जाते हैं, और उन विभव के माध्यम से हम कहेंगे कि हृदय के अंदर संकुचन व शीतलन की प्रक्रिया होती है। हृदय की आंतरिक संरचना के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो दायां आलिंद है, इस दाएं आलिंद में जो यहाँ पर महाशिरा आकर खुलती है, और उस महाशिरा के पास में एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको साइनो ऑरिक्यूलर नोड कहा जाता है, या SAN घुंडी कहा जाता है, या शिरा आलिंद घुंडी कहते हैं, या शिरा आलिंद हम क्या कहेंगे नोड कहते हैं, पर्व कहा जाता है। तो ये जो SAN घुंडी पाई जाती है, यह हम कहेंगे कि मस्तिष्क से आने वाली जो वेगस तंत्रिका होती है, उस वेगस तंत्रिका से जुड़ी हुई होती है, जिसमें हम कहेंगे कि हृदय की स्पंदन दर का है वो नियंत्रण किया जा सके। अब इस SAN घुंडी के अंदर क्या होता है, कंपन उत्पन्न होते हैं, या हम कहेंगे इस SAN घुंडी के अंदर विभव उत्पन्न होते हैं, और ये स्वतंत्रशील होती है, अपने आप इनके अंदर विभव उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ से जैसे ही विभव उत्पन्न होते हैं इस घुंडी के द्वारा, SAN घुंडी के द्वारा, तो ये विभव यहाँ से तंत्रिकाओं के माध्यम से इन आलिंदों तक पहुंच जाते हैं। आलिंद ऊपर होता है, आलिंद के पास होती है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये आलिंदों की भित्ति के अंदर विभव है वो पहुंच जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और घुंडी पाई जाती है दाएं आलिंद के आधार भाग पर, जिसको कहते हैं AVN, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है, AVN घुंडी कहा जाता है, या आलिंद नीले घुंडी हिंदी में कहते हैं आलिंद नीले घुंडी, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है, जो हम कहेंगे दाएं आलिंद के आधार भाग पर पाई जाती है। इन दोनों घुंडियों के मध्य अंतर परोसंधि तंतु पाए जाते हैं। ये वाले जो है वो, इसको हम क्या कहेंगे, अंतर परोसंधि तंतु। ये जो अंतर परोसंधि तंतु पाए जाते हैं, ये इनके SAN के द्वारा, जिसको हम क्या कहेंगे पेसमेकर भी कहा जाता है, पेसमेकर गति निर्धारक। ठीक है, तो इससे उत्पन्न होने वाले विभव आलिंदों की भित्ति में तो पहले यहाँ पर उपस्थित तंतुओं के माध्यम से पहुंच जाते हैं, और ये जो अंतर परोसंधि तंतु होते हैं इनके द्वारा विभव है वो AVN नोड के पास में आते हैं, AVN संधि के पास में आते हैं, और यहाँ पर AVN से आगे हिंज के समूह वाले तंतु निकलते हैं, और यहाँ आगे जाकर
जो अंतर आलिंद पट पाया जाता है, अंतर नीले पट, अंतर नीले पट, अंतर आलिंद पट ये हो गया। यहाँ आलिंदों के मध्य, यहाँ दो नीलियों के बीच में अंतर नीले जो पट पाया जाता है, उसके अंदर यह हिंज के समूह दो शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाते हैं। जो दाएं नीले की ओर जाने वाली होती है उसको हिंज समूह की दाईं शाखा कहते हैं, और बाईं ओर जाने वाली जो होती है उसको हिंज समूह की बाईं शाखा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो विभव है वो हिंज के समूह की शाखाओं के द्वारा फिर यहाँ आगे आ जाते हैं। कहाँ? जैसे हम कहेंगे ये उसका नीले है, तो ऐसे नीले के चारों ओर उसको नीचे से वापस ऊपर की ओर आकर उसको घेर लेते हैं, और इन्हें कहा जाता है पुरकिंजे तंतु। क्या कहा जाता है? पुरकिंजे तंतु कहा जाता है। ये पुरकिंजे तंतु जो होते हैं ये नीलियों की भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ से विभव उत्पन्न हुए, यहाँ से आलिंदों में पहुंच गए, और इन शाखाओं के द्वारा कहाँ पहुंच गए? नीले के अंदर पहुंच गए। अब यहाँ पर डायरेक्टली ये विभव पहुंचते हैं, जिसके कारण इनका जो संकुंचन है वो थोड़ा पहले हो जाता है। आलिंदों का संकुंचन है वो क्या हो जाता है? पहले हो जाता है, जबकि इन विभवों को यहाँ से यहाँ पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए हम कहेंगे आलिंद नीलियों के संकुंचन, या हम कहेंगे उनके शिथिलन में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। तो उसका कारण ये कि यहाँ पर विभव थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं, जबकि यहाँ विभव पहले पहुंच जाते हैं। यहाँ जैसे विभव उत्पन्न होना बंद हुए, उस दौरान क्या होगा? इनका अनुशीतलन होगा। तो उस दौरान इनका क्या होगा? संकुंचन होगा या परकुंचन होगा। क्या होगा? संकुंचन होगा या परकुंचन होगा। तो ये अंतर है वो इन विभव के पहुंचने के कारण होता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि एक लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध का मतलब एक रिदम के साथ में इनमें क्या होता है? संकुंचन की प्रक्रिया होती रहती है, जिसको हार्ट बीट कहा जाता है या हृदय स्पंदन कहा जाता है। दूसरा जो है वो है हृदय चक्र, हार्ट साइकिल। इसमें क्या होता है? हम कहेंगे एक स्पंदन होने के बाद, या पहला जो स्पंदन हो रहा है उस स्पंदन के होने के बाद में दूसरा स्पंदन शुरू होने के मध्य, पहला हार्ट बीट स्टार्ट हुई, उसे लगाकर अगला जो स्पंदन, दूसरा स्पंदन उत्पन्न होता है, उनके बीच के समय में होने वाली जो परिघटनाएं होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? हार्ट साइकिल के अंदर, हार्ट साइकिल कहते हैं या हृदय चक्र के अंदर रखते हैं कि भाई एक स्पंदन के प्रारंभ होने के बाद दूसरे स्पंदन के प्रारंभ होने तक होने वाली परिघटनाएं हृदय चक्र के अंतर्गत आती हैं, जिसमें इसमें मुख्य रूप से हम क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं? आलिंदों व नीलियों का अनुशिथिलन एवं परकुंचन या संकुंचन, ये चीजें होती रहती है। किसके अंदर? हम कहेंगे कि हृदय जो चक्र होता है उस हृदय चक्र के अंदर आलिंदों का अनुशीतलन, आलिंदों का परकुंचन, नीलियों का अनुशीतलन, नीलियों का परकुंचन, ये प्रक्रिया होती है। साथ ही द्विवलनीय व त्रिवलनीय कपाटों का बंद होना व खुलना, अर्धचंद्राकार कपाटों का बंद होना तथा खुलना, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वह किसके अंतर्गत आती है? हृदय चक्र के अंदर आती है, हार्ट साइकिल के अंतर्गत आती है। अब हार्ट साइकिल के अंदर हम सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं? सबसे पहले इसमें क्या होता है? आलिंदों का अनुशिथिलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान से पढ़ना। अनुशीतलन
या एट्रियल डायस्टोल। आलिंदों का अनुशीतलन, ये जो अनुशीतलन व परकुंचन का जो टोटल समय होता है वो कितना होता है, ध्यान रखना 0.8 सेकंड का होता है। कितना होता है, 0.8 सेकंड का होता है। किसका, अनुशीतलन व परकुंचन का, दोनों का योग है वो कितना होता है, हम कहेंगे 0.8 सेकंड होता है। अब क्या होता है, इधर देखिए, इस चित्र के अंदर देखो, हमें पता है कि बाएं आलिंद के अंदर रुधिर कहां से आएगा, हम कहेंगे फुफ्फुस के द्वारा। फेफड़ों से जो ऑक्सीजनित रुधिर है या ऑक्सीजन को लेके रुधिर है वो कहां पहुंचता है, बाएं आलिंद के अंदर पहुंचना स्टार्ट होता है। और इस बाएं आलिंद के अंदर रुधिर कहां से आता है, हम कहेंगे शरीर के संपूर्ण भागों से, जहां पर हम कहेंगे भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर संपूर्ण हृदय से शिराओं से आगे हम कहेंगे महाशिरा, और महाशिरा के माध्यम से रुधिर है वो इसमें आता है। तो धीरे धीरे इसमें हम कहेंगे रुधिर आता रहेगा और ये अनुशीतलन होते रहते हैं। अब देखिए, इस अनुशीतलन का जो समय है वो है 0.7 सेकेंड। टोटल कितना है, 0.8 सेकेंड, जिसमें 0.7 सेकेंड तक ये अनुशीतल होते रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही रुधिर यहां आता है, यहां पे ये क्या है, कपाट, ये त्रिवलनीय कपाट, यहाँ पे द्विवलनीय कपाट। तो जैसे जैसे रुधिर आना स्टार्ट होता है, इन कपाटों के ऊपर दाब बढ़ता है तो ये कपाट खुल जाता है और रुधिर है वो इसमें आना स्टार्ट हो जाता है। लगभग हम कहेंगे इन आलिंदों के अंदर पहुंचने वाले रुधिर का 75% रुधिर अपने आप नीलियों के अंदर आ जाता है। नीले आलिंद परकुंचन होता ही नहीं है, इनका अनुशीतलन होता रहता है। उस दौरान भी हम कहेंगे रुधिर है वो इनके अंदर प्रवेश करता रहता है। और जैसे ही इनका अनुशीतलन पूर्ण होता है 0.7 सेकेंड का, उस दौरान इसका 75% रुधिर है वो नीलियों में जा चुका होता है। उसके बाद में अगला स्टेप है आलिंदों का परकुंचन। एट्रियल सिस्टोल। ये जो समय होता है ये होता है 0.1 सेकेंड का। कितना, 0.1 सेकेंड का। तो 75% रुधिर है वो इसमें आ जाता है। अब हम कहेंगे अनुशीतलन के बाद में इनमें परकुंचन होता है, दोनों का लगभग साथ ही होता है। ये परकुंचन होते हैं और जो शेष रहा रुधिर है वो 1 सेकंड के लिए सारा का सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, और इसमें जो समय लगता है वो लगता है 0.1 सेकंड का। उसके बाद नीलियों का परकुंचन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसका समय जो होता है वो होता है 0.3 सेकेंड का। कितना होता है, 0.3 सेकेंड का। ये तो हो गया 7 और 1 8, तो टोटल अनुशीतलन 8 सेकेंड का। ठीक है, ये भी 8 सेकेंड का, टोटल 8 सेकेंड का होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए जैसे ही आलिंदों का परकुंचन हुआ तो रुधिर पूरा का पूरा है वो नीलियों में आ जाता है। अब हम कहेंगे कि यहां से रुधिर यहां जब इसमें पहुंचता है, अब इनकी
नीलियों के अंदर क्या होता है, परकुंचन होना स्टार्ट होता है। हमें पता है कि भाई ये भित्ति मोटी होती है बाह्य नील्य की, क्योंकि इसको पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, जबकि इसको तो केवल फेफड़ों तक भेजना होता है। तो हम कहेंगे कि यहां से रुधिर है, मतलब इनका परकुंचन हुआ, अब ये वापस अनुशीतलन में चले गए, लेकिन इनका शुरुआत में 0.3 सेकंड तक क्या चलेगा, परकुंचन चलेगा। तो ये यहाँ परकुंचन होता है तो रुधिर दाब डालेगा, दाब डालेगा तो ये जो द्विवलनीय कपाट, ये त्रिवलनीय कपाट बंद हो जाता है और एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको लब कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, लब। लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हृदय की प्राथमिक ध्वनि कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक ध्वनि कहा जाता है। पूछा जाता है कि लब की ध्वनि कब उत्पन्न होती है, तो द्विवलनीय व त्रिवलनीय कपाट जब बंद होते हैं तब हम कहेंगे लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हृदय की प्रथम ध्वनि कहते हैं, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट कहा जाता है। जो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता कि द्विवलनीय व त्रिवलनीय कपाटों के बंद होने पर कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम कहेंगे ये कपाट है वो क्या हो गए, बंद हो गए। बंद होने पर रुधिर वापस तो नहीं जाएगा, तो वापस नहीं जाने के कारण क्या होगा, यहां से रुधिर है महाधमनी में जाएगा, एरोटा में जाएगा, जहां पर अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। यहां से रुधिर कहां जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी में जाएंगे, जहां पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, और पूरा का पूरा रुधिर है वो फुफ्फुस धमनी व महाधमनी में प्रवेश कर जाता है। और फिर इनका क्या होना शुरू हो जाता है, अनुशीतलन होना शुरू हो जाता है। तो अगली चीज है नीलियों का अनुशीतलन। नीलियों का अनुशीतलन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और इसमें जो समय लगता है वो लगता है 0.5 सेकेंड का। कितना लगेगा, 0.5 सेकेंड का समय लगता है। यानी हम कहेंगे कि ये जैसे ही परकुंचित होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही इनका परकुंचन होता है तो रुधिर है वो महाधमनी में चला जाएगा। इस नीले का रुधिर है वो कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में प्रवेश करेगा। तो जैसे ही प्रवेश करता है तो ये अब क्या होगा, इनका दाब कम हो गया, ये अनुशीतल होने शुरू होता है। तो रुधिर महाधमनी से रुधिर वापस आने की कोशिश करता है, फुफ्फुस धमनी से भी वापस आएगा। उस दौरान अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिसके कारण रुधिर है वो धमनियों से वापस नीलियों में नहीं आ पाता है। धमनियों से नीलियों में वापस नहीं आ पाता है। तो नहीं आने के कारण फिर हम कहेंगे क्या होगा कि अर्धचंद्राकार सेमी लूनर वॉल्व है बंद हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको कहा जाता है डप। क्या कहेंगे, डप। डप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो लब डप ये इनकी ध्वनि चलती रहती है। तो ये सेकेंड ध्वनि है डप। कब, जब अर्धचंद्राकार कपाट है वो क्या होता है, बंद हो जाते हैं। तो द्विवलनीय त्रिवलनीय कपाट जब बंद होते हैं तब हम कहेंगे लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, और अर्धचंद्राकार कपाट सेमीलूनर वॉल्व जब बंद होते हैं उस दौरान डप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हृदय की धमनियां कहा जाता है। हृदय धमनियां, हार्ट साउंड, लब डप ये चलता रहता है। और इस दौरान हम कहेंगे इनका वापस क्या हो जाता है, अनुशीतलन हो जाता है। और ये पूरा का पूरा है वो किसके अंदर आता है, हार्ट साइकिल के अंदर। आलिंदों का अनुशीतलन, आलिंदों का परकुंचन, नीलियों का परकुंचन, नीलियों का अनुशीतलन, ये और साथ ही द्विवलनीय त्रिवलनीय कपाटों का बंद होना खुलना, अर्धचंद्राकार कपाटों का बंद होना खुलना, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हार्ट साइकिल के अंदर आते हैं। एक चक्र के अंदर 0.8 सेकंड का समय लगता है, और 1 मिनट के अंदर ये जो स्पंदन होते हैं, हार्ट बीट होती है, वो कितनी होती है, 72। कितनी होती है, 72। यानी हमारा हृदय है जो है वो 72 से 80 बार 1 मिनट के अंदर धड़कता है, जिसको एवरेज एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं
सामान्य पुरुष की बात करते हैं तो उसमें 72, यानी वो सामान्य अपन कहेंगे स्वस्थ व्यक्ति है। यदि हम दौड़ लगाते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं तो उस दौरान हमारी ये हार्ट बीट है वो इससे बढ़ भी सकती है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तो ये आंकड़ा माना गया कि भाई 72 बार है वो हार्ट बीट होती है, हृदय की धड़कन होती है। और एक जो स्पंदन है जिसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है, वो समय किस प्रकार डिवाइड किया गया वो हमने यहाँ पर अलग अलग इसमें पढ़ लिया है। अब एक और चीज है कि ये जो एक बार जब हम कहेंगे ये चक्र चलता है, एक बार जिस हम कहेंगे एक बार स्पंदन होता है तो नीलियों के द्वारा जो रुधिर त्यागा जाता है वो होता है 70 ml। कितना होता है? 70 ml। और उसको अब हम कहेंगे हृदय स्पंदन, सॉरी ये जो 70 ml है ना, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। स्ट्रोक, हृदय का स्ट्रोक आयतन या स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है, जो कितना होता है? 70 ml। अब इसको हम स्पंदन 1 मिनट का यदि निकालते हैं कि हृदय स्पंदन एक स्पंदन के साथ में कितना होता है, तो टोटल इसका कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं कि हृदय का टोटल कार्डियक आउटपुट कितना होता है। तो हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट जो होगा बराबर होगा हृदय स्पंदन इनटू स्ट्रोक आयतन, स्ट्रोक आयतन। तो इसको हम क्या कहेंगे? 72 मल्टीप्लाई हृदय स्पंदन 72 स्ट्रोक आयतन 70, तो ये हो जाएगा 5140 ml। देखो ml है, ये ml, ठीक है, 5140 ml, यानी लगभग 5 लीटर के समथिंग, लगभग 5 लीटर के समथिंग रुधिर है वो 1 मिनट के अंदर हृदय पास कर देता है। कार्डियक आउटपुट मतलब हृदय से निकलने वाला जो हमारा दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसको अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो एक बार 1 मिनट के अंदर हृदय वो अपने से 5 लीटर रुधिर पास कर लेता है। इसका मतलब हमने पढ़ा था कि भाई एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। तो 1 मिनट में हमारे हमारे शरीर में उपस्थित पूरा का पूरा रुधिर है वो क्या करता है? हृदय से निकल जाता है। धन्यवाद।